दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो सुबानसिरी लोअर हाइडल प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, वेन्यू तो इंपॉर्टेंट होता ही है। ये पूरे बॉर्डर पे है अरुणाचल प्रदेश और असम के। देखो जब आप मैप भी बनाते थे, मैंने आपको बोला था ए ड्रॉ कर लेना, ये आ गया आपका असम वाला पार्ट, ऊपर आ गया अरुणाचल प्रदेश, ये वाला मेघालय, फिर बची आपकी इधर 4 स्टेट्स। जैसे अरुणाचल प्रदेश घूम के यहां तक आता है तो सबसे पहले नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा। वो एक छूट गया, मेघालय, ये मिजोरम है, ये मिजोरम है, मेघालय तो यहां आ गया, एक त्रिपुरा। तो ये आपको जो सुबानसिरी हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिलेगा, ये बिल्कुल यहाँ पे है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ी एरिया कंप्लीट होगा, हिली रीजन कंप्लीट होगा, असम के प्लेन शुरू हो जाते हैं। और यहां से एक रिवर आती है चैमयुंगडुंग ग्लेशियर से घूम के, यहाँ पे कौन सा पास था, योंगयाप। योंगयाप से जैसे ही एंटर इन करती है तो ब्रह्मपुत्र रिवर को बड़ी सारी रिवर्स कनेक्ट करती हैं। जैसे रिवर का आपने हमेशा फेस देखना होता है, फिर अपने हाथों से डायरेक्शन लगानी होती है। यहां पर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से एक रिवर आती है जिसका नाम क्या है, सुबानसिरी। तो इसी सुबानसिरी रिवर के रन ऑफ द वाटर ये प्रोजेक्ट है, यानी कि जो रिवर का नेचुरल फ्लो है उसी का यूज करके टरबाइन को मूव करवाया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी। और ये 2000 मेगावाट की कंस्ट्रक्शन करी जा रही है। तो जब ये कंप्लीशन हो जाएगी तो उसके बाद इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोजेक्ट कोई देखोगे वो यही होगा, सुबानसिरी। हुआ क्या था, 2005 में इसको अप्रूवल भी मिल गया था कि आप काम शुरू करिए, पर बीच में क्या हुआ, जो 2011 के ऑनवर्ड टाइम था 2019 तक का, यहाँ पे असम के जो लोग थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट लीड करा कि इकोलॉजिकल कंसर्न्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। ऑब्वियसली बात है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। और जो असम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, सारा फॉरेस्ट एरिया आ जाता है। तो कभी यहाँ पे जो जैसे एनएचपीसी इसमें इन्वॉल्व थी, ये फॉरेस्ट एरिया को बोलती थी कि इसको ना हम कोलेट्रल की फॉर्म में यूज कर लेते हैं। अब कोलेट्रल, मॉर्टगेज, जब भी शब्द आता है तो आपको पता है, लोन लोगे, कोई चीज उधारी पे आप रख दोगे कि अगर हम नहीं लोन चुका पाए तो आप इसको ले लीजिएगा। तो यहाँ पे एनएचपीसी भी बोल रहा था कि फॉरेस्ट एरिया को ना कोलेट्रल की तरह यूज कर लेते हैं। जबकि जो आपकी एक्ट्स हैं फॉरेस्ट को लेके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपने सुनी होगी, उसका नाम 1980 में चेंज कर दिया गया था। उसमें ये चीज मना है बिल्कुल कि आप सेकेंडरी पर्पस के लिए फॉरेस्ट एरियाज को यूज नहीं कर सकते। और ऊपर से असम की बात हो रही है, आपका शेड्यूल नंबर 6 अदर शेड्यूल एरियाज, जिसमें 4 स्टेट्स थे, असम था, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ये सारी आ जाती हैं। तो इसमें बोला कि जो फॉरेस्ट है उसको आप उसी चीज के लिए यूज करोगे, प्राइमरी यूज जिसे बोला जाता है, जो आपके प्रपोजल के अंदर लिखी गई थी। जब आपने ये प्रोजेक्ट के लिए डिमांड ड्राफ्ट रेडी किया था, गवर्नमेंट के पास उसको पेश किया था, तो जो चीजें फॉरेस्ट से रिलेटेड वहां पे लिखी गई थी वही आप फॉलो कर सकते हो। ये नहीं कि आपने इसको कोलेट्रल की फॉर्म में यूज कर लिया, आप इसको गिरवी रख रहे हो कि अगर लोन नहीं चुका पाए तो यहाँ से जो प्रोडक्ट्स निकलती हैं उसका हम मिस यूज कर लेंगे, वो सेकेंडरी यूसेज में आता है। तो उस चीज को अभी रिजाइन कर दिया, मना कर दिया गया है, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो नंबर 1 इज लोकेशन ध्यान में रखना, अरुणाचल प्रदेश की फुटहिल्स मतलब हिली एरिया है, उसके बाद पैरों के पास, और दूसरा जो प्लेन एरिया है वहां पे आपको वो रिजर्वॉयर भी छोटा सा मिले। देखो रिजर्वॉयर तो हर डैम के पास में ही बनता है, वो चाहे से रन ऑफ द रिवर वाटर पे ही फोकस किया गया हो, थोड़ा सा रिजर्वॉयर बन ही जाता है। तो प्लेन एरिया किसके आ जाएंगे, असम के। तो जब पैसे की शेयरिंग आएगी तो वो भी 50:50 का रहता है, जब ये एक्टिवली रोल अपना प्ले करना शुरू करेगा। मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होगी, नो मुझे ये बताओ, यहाँ पे फॉरेस्ट की भी बात हुई, आप लगाओ, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो भी अप्रूवल होंगे, क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया है, उसके बीचों बीच आप रिवर के ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू नहीं, वो तो हो चुका है, बना रहे हो, उसके ऊपर से आप बोल रहे हो कि फॉरेस्ट को हमने एज अ कोलेट्रल की तरह यूज करना है। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री एक्टिवली प्ले करेगी रोल अपना, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बाकी सेंटर यहाँ पे एक्टिव रोल शो करेगी ही करेगी। जो इक्विटी वगैरह है उसमें भी अपनी प्रेजेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिखाई है कि हम भी इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जब पैसा जनरेट होगा तो फिर सभी में शेयरिंग करी जाएगी, स्टेट में भी और सेंटर में भी। नहीं, ये जो अच्छा ये रिवर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं, पैसा जो सैंक्शन करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करती है, रोल जो चेक करती है वो जगह के हिसाब से होता है। और ज्यादातर आप देखोगे जहां पे भी रिवर जाएगी फॉरेस्ट एरिया आपको मिल जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ही एक्टिव रोल वहां पे आप देखोगे। अब जैसे ये सुबानसिरी लोअर हाइडल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको होम अफेयर कहीं भी रोल देखने को नहीं मिलेगा। जैसे रीड करो इसको आप फटाफट से, प्रपोजल में क्या लिखा था एनएचपीसी ने, एनएचपीसी जो इसको देख रही है काम धाम जो भी यहाँ पे चल रहा है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। अब बताओ कौन सी मिनिस्ट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगी, नहीं
एक ही जगह पे क्यों फोकस कर रहे हो? होम अफेयर को सिक्योरिटी रिलेटेड काम भी है, सिटीजनशिप से रिलेटेड काम भी है, ये रिवर प्रोजेक्ट, यस। अब दिख रहा है ना आपको यहाँ पे कॉमन वर्ड पावर आ गया, तो बस पावर के साथ एसोसिएट करो ना उसको, तो वो चेक करेंगे यहाँ पे। बाकी होम अफेयर वगैरह इसमें क्यों इन्वॉल्व होंगे? इनडायरेक्ट एडिशन होती है, मिनिस्ट्री चेक नहीं करती, उन्होंने एक बॉडी बना दी एनएचपीसी कि आप जाइए, आपने ये प्रोजेक्ट चेक करने हैं। अब एनएचपीसी ने क्या किया, एक लेटर तैयार किया, और इस लेटर में क्या लिखा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे सुबानसिरी हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है, हम क्या करेंगे, इसका जो फॉरेस्ट एरिया है ना, क्योंकि कॉस्ट की एस्केलेशन आ गई है। अब 2005 में जाके अप्रूवल हुआ था, आज चल रहा है 2025, कॉस्ट इन्फ्लेशन सब कुछ बढ़ चुका है। मतलब जो पहले आपने पैसा सैंक्शन करा था कि इतने में ये बन जाएगा, बीच में एक प्रोटेस्ट का टाइम पीरियड आ गया 11 से 19 वाला, टाइम वेस्ट हो गया उसमें, इन्फ्लेशन उतने में बढ़ चुकी थी। तो इन्होंने बोला कि ये जो फॉरेस्ट है ना, इसको कोलेटरल की फॉर्म में यूज कर लेते हैं। कोलेटरल आ गया मतलब आपने जो लोन लिया था उसकी भरपाई जो फॉरेस्ट के अंदर एरिया के अंदर जो भी चीजें होंगी उसको आगे यूज कर लेंगे और उसके नाम पे अपना पैसा जनरेट करते रहेंगे। एनएचपीसी ने जैसे ये लेटर रेडी करा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से एक अप्रूवल असम की गवर्नमेंट ले आती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आप प्रोजेक्ट बोल रहे हो, एक तो ये सेकेंडरी कैटेगरी में यूज होता है। सेकेंडरी मतलब जिस पर्पज से आपको प्रपोजल अलाउ करा गया था उसके अलावा आपको ये एडिशन करवाना चाहते हो। और यहाँ पे क्या लिखा कि आप सेकेंडरी पर्पज से यूज नहीं कर सकते, जो प्राइमरी यानी कि जो प्रपोजल जब आपको ये दिया गया था 2005 में, इसको अप्रूवल दिया गया था, वही चीजें आप फॉलो अप कर सकते हैं। प्राइमरी वर्क इज अलाउड, सेकेंडरी यहाँ पे बिल्कुल मना कर दी, और बोला कि फॉरेस्ट किसी के लिए भी टेनेंट की तरह एक्ट नहीं करता है कि आप इससे पैसा जनरेट करवाओगे। तो ये वाली जो चीज है ये बिल्कुल यहाँ पे मना करिए। शायद अगर 2005 के टाइम पीरियड में प्रपोजल के अंदर ये लिखा होता कि शायद टिनेबल हमें बनाना पड़ जाए फॉरेस्ट एरिया को, तब जाके कुछ और सिचुएशन होती या शायद क्रिटिसिज्म भी फेस करने को मिलता, पर प्रपोजल में ये चीज कहीं पे भी नहीं लिखी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये मना कर दी थी। ऑल्दो जो आपकी एनएचपीसी है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इन्होंने बोला कि हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले आएंगे, पर असम गवर्नमेंट ने पहले स्टेप लगा लिया, उन्होंने पहले मिनिस्ट्री के पास जाके अप्रूवल ले आए कि ये सेकेंडरी पर्पस के लिए हमारा फॉरेस्ट एरिया यूज नहीं होगा। ऊपर से फॉरेस्ट एरिया है, ट्राइबल्स आपको ठीक ठाक मिलेंगे। असम की बात आ गई, आपको शेड्यूल 6 यहाँ पे मिल जाएगा, जहां भी अदर शेड्यूल एरियाज की बात करिए तो लोकल ऑटोनॉमी भी मिलेगी, तो सेंटर के ऊपर फिर प्रेशर आ जाता है। और फिर आपको पता है आउटरेजियस डिमांड्स जो है वो रेज हो जाती हैं। ऊपर से नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारी लैंड कनेक्टिविटी भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम रेज ना हो, तो मिनिस्ट्री ने सीधा ही रिजेक्ट कर दिया। तो ये प्रपोजल फॉर नाउ रिजेक्ट हो चुका है। 2-3 चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है, नंबर 1 प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि आप टिनेबल की तरह कभी भी फॉरेस्ट को यूज नहीं करोगे, और जो चीजें आपके प्रपोजल में लिखी गई थी वही चीजें आपको अब फॉलो करनी पड़ेगी, डिस्पाइट इसके चाहे से आपकी कॉस्ट एस्केलेट कर गई हो। उस टाइम पे 6,000 करोड़ रुपया कुछ लगना था, अब जो है वो 22 की 32 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा चला गया। 2005 से लेके 2025 लगभग 20 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, ये देख लो, ये नॉर्थ ईस्ट वाला मैप आ गया, ये असम का एरिया है, और ऊपर अरुणाचल प्रदेश आ गया। यहां से एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा को कनेक्ट करती है, जिसका नाम है सुबानसिरी। राइट बैंक कैसे हुआ? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का फेस है इस तरफ, तो राइट साइड आपकी सुबानसिरी लोकेटेड है। बाकी आप बाकी की जो ट्रिब्यूटरीज है उनको देखना ज्योग्राफी में। कामेंग आ गई, कामेंग भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है। हमें इस रिवर पे ध्यान रखना है, सुबानसिरी। तो बिल्कुल इस बॉर्डर पॉइंट के ऊपर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंडक्ट किया जा रहा है। अब हाँ, माजुली आइलैंड यहाँ पे मिलेगा आपको, वो कटुशी, हाँ वो सारी चीजें इस तरफ थी। हाँ जी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिनिस्ट्री से ही आना था, पर जो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट थी वो पहले ही चली गई थी वहां पे कि ये कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि कोलेटरल पे फॉरेस्ट एरिया को यूज करा जाएगा, तो उन्होंने ये अप्रूवल देना था। ये यहाँ पे लिखा है सॉट, अभी मिला नहीं था, गए थे, देख रहे थे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है कि ये पहले चले गए, क्लैरिफिकेशन इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से पहले ले ली थी। इनके पास था एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, शायद कुछ करप्शन का केस होएगा यहाँ पे, ऑल्दो इनको मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो मेन से रही है यहाँ पे वो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की रही है। इकोलॉजिकल कंसर्न्स का एक रीजन बताया, और दूसरा ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको दिया था इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, जो एनएचपीसी को मिल रखा था। क्यों? क्योंकि ड्राफ्टिंग में पहले लिख दिया था, प्रपोजल के अंदर सारी डिटेलिंग पहले लिख के रखी हुई थी, सिर्फ प्राइमरी पर्पस से ही आप यूज करोगे उस फॉरेस्ट एरिया को। और प्राइमरी पर्पस क्या था कि जो वाटर रीजन है और साइड का जो एरिया है वो इस प्रोजेक्ट के अंडर आएगा।
अब डेवलपमेंट भी करनी ही पड़ेगी और टेरेन को भी मद्देनजर में रखना ही पड़ेगा, इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी यहाँ पे बने रहते हैं, तो गवर्नमेंट के फेवर में ये डिसीजन गया है। इन शॉर्ट एनएचपीसी वर्सेस जो गवर्नमेंट है अरुणाचल प्रदेश और असम और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बीच में मीडिएटर की तरह एक्ट कर रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनएचपीसी को जाना था और सेम आपका जो अप्रूवल है वो गवर्नमेंट को जाना था। एनएचपीसी का जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उसको साइडलाइन कर दिया है। एनओसी होती है ना जैसे व्हीकल्स की भी होती है, तो बस सेम ही होता है ये भी, पर यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है उसका जो फाइनल रिजल्ट आया है दैट इज इन द फेवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट। थोड़ा सा आइडिया लग गया। फॉरेस्ट को लेके कंसर्न था। नॉट टिनेबल ये टर्म आपने ध्यान रखनी है, वो सेकेंडरी पर्पस में काउंट होती है, ये वाली टर्म ध्यान में रखना, दिस वन नॉट टिनेबल। ऐसा नहीं है कि आप ओनर हैं और फॉरेस्ट को आप एज अ टेनेंट की तरह यूज करोगे। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे ओनर रहते हैं, ऊपर वाले जो फ्लोर्स होते हैं उनमें टेनेंट्स आते हैं, तो पैसा कौन देता है? टेनेंट्स देते हैं ना ओनर्स को। सेम कंडीशन यहाँ पे बोलिए, आप ओनर नहीं हो फॉरेस्ट के। जो प्रोजेक्ट था वो कर दिया हमने शुरू डेवलपमेंट के फेवर में, और इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये टिनेबल हमें चाहिए, यहाँ से हमको पैसा जनरेट करना है और अपने लोन की भरपाई करनी है। उसके बाद कुछ नहीं होगा। अगर ये चीज लॉ भी कर दी जाएगी, बाद में टिम्बर टुम्बर कटता हुआ आपको सुनने में आएगा कि अब पैसे की जो भरपाई करी गई वो टिम्बर यहाँ से इलीगल जो कटिंग है ट्रीज की वो करी गई, डिफॉरेस्टेशन के इश्यूज आएंगे, तो वो सारे स्पार्क करेंगे, तो पहले ही उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये वही वाली बात होगी, पहले आपने इलीगल एरिया के ऊपर बिल्डिंग बनाने दी, बाद में आप बोल रहे हो अब डिमोलिशन करनी पड़ेगी क्योंकि इलीगल एरिया पे बनी थी, तो वो चीज ना आए तो पहले इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी चीज, ये प्रपोजल आ गया मॉर्टगेज वाला टॉपिक। अब देखो ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है बहुत पुराना है, इसको रिनेम कर दिया गया था वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 में ये नाम चेंज करा था, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इवन आज भी पेपर्स के अंदर ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लिख देते हैं वो, खैर ये नाम बदल दिया गया था, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 का। उसके बाद रीजन क्या क्या बताए गए हैं। एक तो फॉरेस्ट लैंड को आप कोलेटरल पर्पस से यूज करने के लिए बोल रहे हो, ये सेकेंडरी पर्पस है, जो कि आपके प्रपोजल में लिखा भी नहीं हुआ था जब आप शुरू में लेके आए थे उसे। और दूसरा, ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जा रहा है। प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या बोलता है? जिस पर्पस से आपने फॉरेस्ट एरिया को यूज करने के लिए बोला था बस उतने तक ही रहो, आगे नहीं आपने फॉरवर्ड जाना है। और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये चीज भी रिप्रेजेंट करी कि अभी के लिए ये बोलेंगे कि हम इसको एज अ कोलेटरल की तरह यूज करते हैं, बाद में अपनी मोनोपोली भी शो करने की ट्राई करेंगे अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ये सारी चीजें आगे दिखाई। और प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्ट है इसको भी ध्यान में रखना, प्री में आती हैं कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स। और दूसरा, सेकेंडरी पर्पस इज द कीवर्ड। तीसरा, नॉट टिनेबल। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड आपने ध्यान में रखने। अब इसके बारे में देख लो, जो आपका सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, 2000 मेगावाट का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर, जो रिवर का फ्लो है उसी से टर्बाइन्स की मूवमेंट करवाई जाएगी। रिजर्वॉयर छोटे छोटे खुद ही बन जाते हैं जब भी आप डैम की कंस्ट्रक्शन करते हो, वो ऑब्वियस सी बात है। तो उसके बाद कहाँ पे है ये? तो सुबनसिरी रिवर के ऊपर है, और सुबनसिरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है ब्रह्मपुत्र रिवर की। कौन से पार्ट पे? अब देखो, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश की हिल्स से सुबनसिरी रिवर असम की तरफ जाती है, प्लेन्स वाला जो एरिया है वो कनेक्टेड है गेरुका मुख पॉइंट के ऊपर, मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये सिंगल लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होगा इंडिया के अंदर जब ये कंप्लीट हो जाएगा। जो सिंगल बनाया गया है, लंबे एरिया को ऑक्यूपाई करके चल रहा है, जब कंप्लीशन हो जाएगी इसकी। अब थोड़ी सी चीजें और देख लो, कौन सी बॉडी इस प्रोजेक्ट को डेवलप करवा रही है? तो एनएचपीसी आ गया, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। प्रोजेक्ट को कब से शुरू कर दिया गया था? तो 2005 में अप्रूवल मिल गया था। अब देखो यहाँ पे जो कॉस्ट की डिवीजन करी गई थी, 70% इसमें इक्विटी था, इक्विटी आ गया, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आएंगी, शेयर होल्डिंग यहाँ पे आएगी, देन 30% आपकी डेट फाइनेंसिंग थी। ये वाला ध्यान में रख लेना। ये जो डेट फाइनेंसिंग है इसका मतलब है ये पैसा किससे आया था? लोन के जरिए। इक्विटी यहाँ पे मेन फोकस क्या था? शेयरिंग आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम पैसा कहाँ पे लगाएंगे? इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में। स्टेट प्रोजेक्ट था, सेंटर ने बोल दिया इसमें हम पैसा लगा देंगे, जो इक्विटी वाली पार्ट है। शेयर होल्डिंग में हम शेयर होल्डर बन जाते हैं। और ये जो 30% था ये डेट फाइनेंसिंग थी, जो लोन से उठाई गई थी। यहाँ पे गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं उनसे भी लोन उठाया गया था, प्राइवेट बैंक से भी लोन उठाया गया था। अब ये वाली जो चीज है इस पे ज्यादा फोकस करवाने की ट्राई कर रही है एनएचपीसी। ये इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, पैसा यहाँ से जनरेट हो रहा है, इसके ऊपर बोल रहा है कि फॉरेस्ट को ना कोलेटरल की फॉर्म में यूज कर लेते हैं। सोचो गिरवी रख रहे हो आप फॉरेस्ट एरिया को,
तो क्यों ही वहां की जो सरकार है वो आपके फेवर में आएगी, और मिनिस्ट्री भी क्यों उस चीज को अप्रूव करेगी, स्पेसिफिकली जब बात हो रही हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। तो ये याद रखना 70% इक्विटी है, और जो 30% यहां से फाइनेंस जनरेट करा गया है वो डेट फाइनेंसिंग के थ्रू है, लोन की फॉर्म में है। इसके अलावा जो आपने चीजें ध्यान रखनी है, ओनरशिप यहाँ पे देख लो। ओनरशिप का मैंने बता दिया आपको, जो फॉरेस्ट है उनके आप ओनर्स नहीं हो, इसी बेसिस पे इसको डिनाई कर दिया गया। और कौन सी कंडीशन नंबर 13 ऑफ 2004 का अप्रूवल। कंडीशंस बनती है ना, मैंने आपको बताया था जब भी कोई एग्रीमेंट साइन होता है नंबर 1, 2, 3 वो रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे लिखी जाती है। तो कंडीशन नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ है कि जो फॉरेस्ट लैंड है इसको आप किसी भी और पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे बियॉन्ड उसके जो प्रपोजल के अंदर लिखा गया था, और वहां पे पहले कभी भी नहीं लिखा गया था कि आप इसको कोलेटरल या फिर मॉर्गेज की फॉर्म में यूज करोगे। तो ये कंडीशन नंबर 13 में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है जब ये जो प्रोजेक्ट है पास ऑन हुआ था, अप्रूव हुआ था। इसके अलावा 8 यूनिट्स है यहाँ पे, 8 में से जो 4 यूनिट्स है उनकी कैपेसिटी रहेगी 250 मेगावाट की। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, जल्दी ही इनकी डेट्स भी अनाउंस करी जाएंगी, और जो कमर्शियल ऑपरेशन डेट है ये भी अब अपने को नहीं है पता, इसको अभी फाइनलाइज करेंगी जो सरकारें हैं वहां पे जब कंप्लीशन हो जाएगी। अब शुरू में देखा आपने कि 300% जो कॉस्ट है वो एस्केलेट हुई है, इंक्रीज हुई है, लिखा था ना वहां पे। जब शुरू में ये अप्रूवल मिला था, मतलब 2002 के प्राइस लेवल के हिसाब से आप देखोगे, जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो, सीमेंट चाहिए वहां पे, इंटे चाहिए, सारी चीजें जो भी ABCD यूज होनी है, उस पे लगभग कॉस्ट लगनी थी 6,285 करोड़ के आसपास। अब चल रहा है 2025, तो करंट प्राइस आज के टाइम पे आप देखोगे तो वो 26,000 करोड़ पे पहुंच चुका है, मतलब प्राइस एस्केलेट कर गया है। अब इसी प्राइस एस्केलेशन को मिटिगेट करने के लिए NHPC ने बोला था फॉरेस्ट को ही कोलेटरल की फॉर्म में यूज कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा और जो डेट है हमें लोन है वो और मिल सके, और अगर भरपाई नहीं हुई तो किससे आपको सारी आउटपुट निकालनी पड़ेगी, फॉरेस्ट से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से नहीं बोला, फॉरेस्ट से बोला। उसके अलावा रीजन बाकी आपको पता है, जो कंस्ट्रक्शन का पीरियड था वो एक्सटेंड होता रहा। रीजन क्या था, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो इस एरिया में आ रही थी, जो प्रोटेस्ट इस जगह के लोगों ने रेज करे थे। दिसंबर 2 से जो 250 मेगावाट की एक यूनिट है उसको बोल दिया था कि हम इसको पूरा सिंक कर देंगे नेशनल ग्रिड के साथ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। खैर अभी डिले हुए हैं सारी चीजें। और उसके अलावा 2 यूनिट्स जो होंगी वो अक्टूबर 24 एंड नवंबर 6, अभी अगले साल की बातें हो रही है यहाँ पे, तो उस टाइम पे इनको शुरू करा जाएगा। अभी सारा कुछ डिलेड है। देन प्रोजेक्ट की हिस्ट्री देख लो, 2005 में क्लियरेंस मिलती है। अरुणाचल और असम का बॉर्डर आ गया, गेरू का मुख्य पॉइंट है जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं, वहीं पे ये प्रोजेक्ट है। और डिले क्यों आए इतने ज्यादा, क्योंकि 11 से 19 के टाइम पीरियड पे लोकल रेजिस्टेंस इस प्रोजेक्ट को लेके आई थी, इकोलॉजिकल कंसर्न उन्होंने रेज करे थे, और जो डैम सेफ्टी है उसके भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। पुराने वाले डैम्स आप देखोगे आज भी रिजिड है, पर कुछ डैम्स आप देखोगे वो कोलैप्स भी कर रहे हैं, जबकि बाद में बने थे, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं। तो इसी वजह से ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा डिले हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इसमें, फॉरेस्ट वाला भी आपने ध्यान में रखना है, नॉट इनेबल भी ध्यान में रखना है, प्राइमरी सेकेंडरी पर्पस क्या होता है एक्ट्स के अंदर वो भी ध्यान में रखना है, और एविडेंस याद रख लेना इसका। जो कंडीशन नंबर 13 थी उसमें लिखा था जिस पर्पस से आप फॉरेस्ट को यूज करने वाले हो बस उसी तक लिमिट रहो। ये जो कोलेटरल वाला पॉइंट था ये सेकेंडरी कैटेगरी के अंदर, तो इसको रिमूव कर दो। 2005 में मिला था इसको अप्रूवल। कौन से वाला, डेट फाइनेंसिंग में लिखा था कि लोन उठाए हैं, यहाँ पे प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है, दोनों इन्वॉल्व है। पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बोला हम इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर बनेंगे, जहां पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, बाकी कॉस्ट तो आपने ही करनी है कंपनसेट, जो लोन वाली है उसका पैसा आपने ही करना है। तो NHPC ने दिमाग लगाया कि इसको ही कोलेटरल की फॉर्म में यूज कर लेते हैं, यहाँ से बाद में ये एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे अपने हिसाब से टिम्बर एंड ऑल, जो भी माइनर फॉरेस्ट कूड्स निकल के आ रही है। अकेली सेंटर नहीं है, सेंटर उसमें इन्वॉल्व है, मतलब सेंटर ने बोला कि जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वैसे हम भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। डेट फाइनेंसिंग में सरकार इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से वाले नहीं, देखो डिवीजन तो करनी पड़ती है, जब भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम चलता है वहां पे लोन को ऐड करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे फिर सरकार का भी फायदा होता है। लोन जब आप वापस करोगे आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा, तो लोन एडिशन करी जाती ही है इन एरियाज में। जैसे यहाँ पे घर आपको बनाना है तो यहाँ पे लमसम अमाउंट ऑफ लोन आपको पिक करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें इंश्योर करवाई जाती हैं। ये जो डैम्स बनते हैं इनिशिएटिव स्टेट के होते हैं, सेंटर की भी शेयर होल्डिंग रहती है, सेंटर इसमें इन्वॉल्व होती है। स्टेट अकेला अपने पैसे से नहीं बना पाता, सेंटर की इन्वॉल्वमेंट आई जाती है। नॉर्थ ईस्ट आ गया आपका, नॉर्थ पार्ट जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाले एरियाज आ गए, ये सिक्योरिटी वाइज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे हैं, तो यहाँ पे तो सेंटर की एक्टिव प्रेजेंस रहती है। ठीक,